एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या एक तरीके का सिंड्रोम है जो कि किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV। ओके, तो एड्स क्या है? डिजीज़ है, और जिस वायरस की वजह से हो रही है उस वायरस का नाम क्या है? HIV है। ओके, एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो एड्स के बारे में जानने वाले हैं, एड्स से पहले जिस वायरस की वजह से होता है HIV, उसके बारे में जानेंगे। देन व्हाट इज़ एड्स, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, पैथोलॉजी क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड प्रिवेंशंस क्या क्या होती हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि HIV क्या है, और उससे पहले देखेंगे एड्स क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स इज इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो मतलब जो किसी भी पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी होती है, डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना। यानी कि जब क्या हो रही है, किसी भी होस्ट सेल की किसी भी पैथोजन से लड़ने की डिफिशियंसी कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनो डिफिशियंसी। यानी कि जब कोई सेल ऐसी डिफिशियंसी को एक्वायर्ड करे तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी होगी, और सिंड्रोम, इस सिंड्रोम को कहेंगे कॉमनली नोन एज एड्स। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एड्स, AIDS इज कोज्ड बाय वायरस HIV। है ना, किसकी वजह से हो रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है, HIV की वजह से। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, यहाँ पे एक जो ब्रैकेट बन रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो फर्स्ट वेल डॉक्यूमेंटेड केस था एड्स का, वो कब आया था? एक अफ्रीकन मैन में देखा गया था 1859 में। ओके, और जो एड्स है एक ऐसी डिजीज़ है जो कहाँ पे? लगभग सभी कंट्रीज़ में मिलती है। ओके, कहाँ पे? सभी कंट्रीज़ में। और अगर हम कॉमन बात करें तो लगभग 35 से लेकर 40 मिलियन लोग अभी एड्स से इन्फेक्टेड हैं, और अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन तो जो यूनाइटेड स्टेट हैं उसके लोग किससे इन्फेक्टेड हैं? HIV से इन्फेक्टेड हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अब बात आएगी HIV की। ओके, तो HIV क्या है? HIV एक तरीके का रेट्रोवायरस है। क्या है? रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस क्या होता है? जिसमें क्या होता है? रेट्रो मतलब क्या होता है? बैकवर्ड होता है। इसमें क्या मिलता है? एक्चुअली RNA मिलता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है या RNA होता है। मोस्टली स्पीशीज़ में क्या होता है? DNA होता है, बट कुछ वायरसेस ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें RNA भी एज ए जेनेटिक मटीरियल वर्क करता है। और RNA भी कैसा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, जो क्या करता है? पोल जीन कैरी करता है। ओके, और कोड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। अगर आपको थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा याद है तो क्या होता है? DNA से क्या बनता है? RNA बनता है, और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। ओके, लेकिन अब क्योंकि इसमें DNA तो है ही नहीं, ठीक है, और क्या इसको अपना जेनेटिक मटेरियल भी बनाना है, तो ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये यानी कि RNA से क्या बनाएगा? पहले DNA बनाएगा, फिर ये DNA क्या बनाएगा? वापस से RNA बनाएगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जब, क्योंकि जो DNA से RNA के बनने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो RNA से वापस जब DNA बनता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो इसमें क्या होता है? कुछ जीन्स होते हैं जो कोड करते हैं किसके लिए? कौन से जीन्स? पोल जीन्स, जो कोड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। जो HIV डिपेंड होता है वो किस पे होता है? उन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम टू ट्रांसक्राइब वायरल DNA जीनोम इनटू DNA। ओके, जो DNA ट्रांसक्राइब होता है किससे? वायरल RNA से, यानी कि HIV के RNA से डज नॉट ईजिली इंटीग्रेट। ये होस्ट सेल के साथ ईजिली इंटीग्रेट नहीं करेगा और उसको ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो होता क्या है? RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बना? DNA बना, जो इंटीग्रेट करेगा किसके साथ? होस्ट सेल के साथ करना था, बट वो ईजिली नहीं करेगा, ठीक है।
तो क्या होगा, जो जेनेटिक मैसेज है वो ट्रांसफॉर्म, जब वो इंटीग्रेट कर लेगा, ठीक है, जो जेनेटिक मैसेज होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा होस्ट सेल में, और उसको ये जो होस्ट सेल में जेनेटिक मैसेज जो क्या हुआ है ट्रांसफ़र हुआ है, वो उसको कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, ट्यूमर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। जो सेल है लाइज हो जाएगी ड्यू टू HIV में भी स्लो प्रोसेस, ठीक है, जो HIV की वजह से सेल लाइज हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, टूट जा रही है, फट जा रही है, ठीक है, वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है इन सम सेल्स सच दैट द वायरल कंटिन्यू टू बी शेड ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड। इसी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वायरस लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। HIV को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, HIV-1 एंड HIV-2, क्योंकि देखिए सेल लाइसिस नहीं हो रहा है, तो जो सेल लाइसिस यानी सेल कौन सी लाइसिस नहीं हो रही है यहाँ पे, होस्ट सेल लाइसिस, ओके। जब होस्ट सेल का लाइसिस नहीं हो रहा तो वायरल पार्टिकल बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो बहुत टाइम के लिए कहाँ पे रहते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 इज जेनेटिकली सिमिलर बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम HIV-2 एज, मतलब जो HIV-1 है और HIV-2 है यहाँ पर वो कैसे हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के जेनेटिकली काफ़ी हद तक, बट क्या उनमें डिफरेंस क्या है, जो HIV-2 है हैज़ रिड्यूस विरुलेंस एज कम्पेयर टू HIV-1, यानी कि इसका जो विरुलेंस है वो कम है, ये कम पैथोजेनिक है थोड़ा, एंड कोजा माइल्डर एड्स लाइक डिजीज़, ठीक है, और एक कम एड्स लाइक डिजीज़ कोज करता है जो इतनी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो। करंटली 99% ऑफ ग्लोबल एड्स केसेस आर ड्यू टू HIV-1, यानी कि 99% जो एड्स से हम कह सकते हैं संक्रमित लोग हैं वो किसकी वजह से हैं, HIV-1 की वजह से हैं, ओके। तो आगे प्रोसीड करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। जो HIV है इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, यानी कि जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, एक मेल से दूसरी फीमेल में होता है और एक फीमेल से तो किसी मेल में होता है ना, यानी कि जेंडर एक जेंडर से दूसरे जेंडर में हो रहा है। कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रोकन स्किन, ठीक है, सपोज कहीं से स्किन क्या हो गई, लाइज हो गई है, फट गई है, ओके, या कहीं वुंड हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड HIV इन्फेक्टेड ब्लड, हमने क्या किया है, एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है ये कि इसको क्या हो गया है, HIV हो गया है, तो इसका अगर हम ब्लड क्या करें, इस दूसरे पर्सन को दें, है ना, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी HIV हो सकता है क्योंकि ब्लड सेल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इससे अलग अगर हम सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, ठीक है, किसी HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ, तो भी क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, एड्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, ओके। ईटिंग फूड दैट हैज़ बीन प्री च्यूड बाय अ पर्सन विद HIV, यानी कि एक HIV पॉजिटिव पर्सन का हम क्या कर रहे हैं, उसने वो खाना अच्छे से चबा के खाया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो गम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, ठीक है, उसमें फूड में आ जाएगा, ठीक है, और यही खाना फिर दूसरा पर्सन खा रहा है, एक हेल्दी पर्सन खा रहा है, तो उसमें भी HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर आप एक HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ सेम प्लेट में खाना खा रहे हैं तो इससे आपको HIV नहीं होगा। अगर आप उनको च्यूड यानी कि उनका चबाया हुआ खाना खाएंगे और उनके ब्लीडिंग गम्स हो रखे हैं तो आपको HIV हो सकता है, अदरवाइज़ किसी भी संक्रमित इंसान के साथ खाना खाने से HIV नहीं होता है। नेक्स्ट, रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्टिव और ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन दैट आर कंटेमिनेटेड विद HIV, यानी कि अगर हम ऑर्गन ले रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं ऐसे पर्सन का जिसको प्रीवियसली क्या हुआ है, HIV हो रखा है, तो भी HIV क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। शेयरिंग इंजेक्शन ड्रग इक्विप्ड सच एज नीडल विद समवन हु हैज़ HIV, यानी कि एक पर्सन को मैंने बताया ही था कि HIV है, उसकी जो इन्फेक्टेड हमने जो निडल होती है उसी को ही जब हम दूसरे पर्सन में भी क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उससे कुछ भी मेडिसिन्स या कोई भी ड्रग, तो क्या होता है उस हेल्दी पर्सन में भी क्या हो सकता है, HIV हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कभी भी हॉस्पिटल में जाएं तो नहीं बोलें कि आप उन्हें एक नया निडल यूज़ करें हमेशा उनके लिए, अदरवाइज़ अगर वो नया नीडल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 1 घंटे तक उनको क्या होना चाहिए, उस नीडल को क्या होना चाहिए,
वाटर, बॉइल्ड वाटर में क्या होना चाहिए, स्टेरलाइज होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, पैथोजेनेसिस। HIV का पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे अब हम। HIV मेनली इन्फेक्ट सेल बियरिंग द CD4 सेल सरफेस एंटीजन। ठीक है, कौन सी सेल को इन्फेक्ट करती है, जिनमें कौन सा सरफेस एंटीजन है, CD4 है। सच सेल इंक्लूड T हेल्पर सेल, और ये सेल क्या है, इसका एग्जाम्पल T हेल्पर सेल है, मोनोसाइट्स है, डेंड्रिटिक सेल है और माइक्रोग्लिया है। ओके, द CD4 मोलिक्यूल एक्ट एज हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर वायरल GP120। जो अगर हम बात कर रहे हैं, जो CD4 मोलिक्यूल है वो कैसे एक्ट करता है, हाईली एफिनिटी दिखाता है फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ वायरल GP, यानी कि जो वायरल का प्रोटीन है G20, एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरीके का। ठीक है, उसके एनवलप में मिलता है। प्रोडक्टिव रेप, ठीक है, उस पर क्या करता है, हाई एफिनिटी दिखाता है CD4। ठीक है, प्रोडक्टिव रेप्लिकेशन एंड एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर वायरल GP120 एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या है, प्रोडक्टिव रेप्लिकेशन साइट है और एफिनिटी बाइंडिंग साइट है वायरल प्रोटीन GP120 एनवलप ग्लाइकोप्रोटीन की। अभी आप सोच रहे होंगे ये GP120 क्या है, यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताई थी। ओके, ये देखिए ये क्या है, किसकी स्ट्रक्चर है, HIV का स्ट्रक्चर है। तो जो मैं जिस प्रोटीन की बात कर रही हूँ, देखिए पहले ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसका। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं, सॉरी, वायरल RNA जीनोम। ठीक है, इसके बाहर क्या है, एक न्यूक्लियो कैप्सिड मिलता है। ओके, जो कि प्रोटीन है। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड या कैप्सिड हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर है। जो प्रोटीन होता है उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। देन कैप्सिड मिलेगा एंड देन एनवलप मिलेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, एनवलप, इसमें मैट्रिक्स प्रोटीन होंगे, है ना। फिर क्या होगा, एक लिपिड मेम्ब्रेन मिलती है इसमें। ठीक है, और लिपिड मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, यस, मेम्ब्रेन में एनवलप से होते हुए ग्लाइकोप्रोटीन GP120, ये क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन GP120 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो किससे अटैच रहते हैं, किससे अटैच रहते हैं वो, ये जो आप देख रहे हैं रिसेप्टर्स GP41 कह सकते हैं। ठीक है, ये GP120 और ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है और GP120 है, ये ENV ग्लाइको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा। इससे अलग कुछ प्रोटीएज मिलते हैं। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेगा इसमें और इंटीग्रेज मिलेगा, जो इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वापस से आते हैं वहीं पर जहाँ पर हम देख रहे थे पैथोजेनेसिस। जो प्रोडक्टिव रेप्लिकेशन होता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल डज नॉट अकर अंटिल द T हेल्पर सेल इज एक्टिवेटेड। तो जो रेप्लिकेशन है और डिस्ट्रक्शन होता है वो कब तक नहीं होगा, जब तक TS सेल क्या नहीं हो जाए, एक्टिवेट ना हो जाए। जो HIV एंटर करता है एम प्लेज एंड क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, होस्ट सेल आएगा। ठीक है, HIV कहाँ पे एंटर करता है, होस्ट सेल में एंटर करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, होस्ट सेल। HIV एंटर्स इनटू होस्ट सेल बाय बाइंडिंग द वायरल GP122। ठीक है, कहाँ पे बाइंड करके, वायरल के जो GP122 है वहाँ पे बाइंड करके। द CD रिसेप्टर एंड अ कीमोकाइन रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल सरफेस। ठीक है, जो होस्ट सेल पे क्या है, CD रिसेप्टर है, जो GP122 है। ठीक है, CD रिसेप्टर है और क्या है, कीमोकाइन रिसेप्टर है, यानी कि जो केमिकल संदेश वाहक वहाँ से जा रहे हैं उनका रिसेप्टर है, किस पर, होस्ट के सेल सरफेस पर। वंस HIV एंटर द होस्ट सेल इट इज़ एनकाउंटर एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट। जब HIV होस्ट सेल में एंटर कर देगा, ये उसके सिस्टम को एनकाउंटर करेगा और क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है यहाँ पर, किसका, HIV के रेप्लिकेशन का। और फिर क्या होगा, अभी उसने एंटर कर लिया है, फिर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज क्या होगा, एक्टिवेट होगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओके, और एंड में क्या मिलेंगे हमें, मैच्योर फाज मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, mRNA बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वायरल RNA बने, mRNA से प्रोटीन बना। ठीक है, और प्रोटीन से फिर वो सारी चीज़ें असेंबल होंगी एक जगह पर आकर के, जितने भी वायरल प्रोटीन्स वगैरह बने थे। ठीक है, और क्या बन गया, एक मैच्योर वायरस निकल गया है और ये अब किसी और सेल को जाकर के क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा।
नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। पहला होता है जो सेंट्रल सिस्टम यानी कि जो ऊपर की साइड मिलेगा वो होगा एंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो ब्रेन वाले पोर्शन में मिलेगा वो क्या होगा, एंसेफेलाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। देन आइज़ में क्या होगा, आइज़ में होगा रेटिनिटिस होंगी। ओके, लंग्स में होगा निमोनियोसाइट्स होंगे, निमोनिया होगा। ओके, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन्स इन मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है मल्टीपल ऑर्गन्स में हो सकता है। और क्या हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, स्किन्स में भी ट्यूमर हो सकते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, एसोफेंजियल फेंजिटिस हो सकता है, एसियोफेंजाइटिस हो सकता है मतलब, और हो सकता है क्रोनिक डायरिया हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। देखिए अगर मैं एड्स की बात करूं तो एड्स रियल में कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिजीज़ क्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, नो डिजीज़। बट है क्या ये रियल में बुलावा है बहुत सारी डिजीज़ का, क्योंकि ये क्या कर रहा है हमारी जो, क्योंकि नाम क्या है इसका, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हमारी इम्यूनिटी को क्या कर दे रहा है, वीक कर दे रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रही है, बहुत सारी डिजीज़ क्या हो जा रही है, हमें जो कोई भी पैथोजन आएगा, कोई भी वायरस आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना सिम्टम्स ईजिली शो करेगा और किसी भी इंसान को क्या कर देगा, बीमार बना। अब देख लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो जिसका डायग्नोस होता है, जो डायग्नोस ऑफ HIV इन्फेक्शन वो थ्री अप्रोचेज होती हैं इसकी। पहली क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ वायरस। जो वायरस का क्या होगा, आइसोलेशन होगा। तो जो वायरस आइसोलेशन होता है वो कैसे हो सकता है, फ्रॉम लिम्फोसाइट्स हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है, ब्लड हो सकता है, और या फिर अदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। ओके, सीरियोलॉजिकल एनालिसिस होता है या फिर मोलिकुलर एनालिसिस होता है। तो थ्री अप्रोचेज होगी, पहला था वायरस का आइसोलेशन, सीरियोलॉजिकल एनालिसिस, एंड थर्ड है मोलिकुलर एनालिसिस। तो ये इन तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं। जो एंटीजन डिटेक्शन है वो पॉसिबल होता है बाय सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड से है ना, जैसे कि एलाइजा हो गया, रेडियो इम्यूनोएसे हो गया, है ना, रेडियो इम्यूनोएसे प्रोसीजर। ये मैं डिटेल में भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। आप जो आपने प्लेलिस्ट देखी होगी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। वहाँ से आपको ये सभी मेथड्स मिल जाएंगे और आपको बहुत सारे बैक्टीरियल और इम्यूनोलॉजिकल या फिर वायरल डिजीज़ भी मिल जाएंगी। ओके, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो अभी वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो कैसे हो सकता है, एलाइजा रेडियो इम्यूनोएसे द्वारा हो सकता है। ठीक है, यूजिंग हाई, मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ, यूजिंग हाई टाइटर ह्यूमन एंटीबॉडीज़। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, पहले से ह्यूमन एंटीबॉडीज़ लगाई हो अगेंस्ट HIV। ठीक है, HIV के अगेंस्ट कैन बी यूज टू कैप्चर एंड डिटेक्ट HIV एंटीजन इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। सपोज क्या हुआ है, हमने ये एक टाइटर है, माइक्रो टाइटर प्लेट। ओके, तो इसमें हमने पहले से क्या डाली है, सेंसिटिव एंटीबॉडीज़ डाली हुई हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो HIV एंटीजन है हमें डिटेक्ट करना है कि ये हम जिस भी पेशेंट से हमने ये सीरम लिया है वो HIV ही है। ठीक है, तो HIV का एंटीजन अपने आप ही क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज़ थी यहाँ पर। ठीक है, तो जो HIV का एंटीजन होगा वो इसी पर जा कर के बाइंड करेगा। अगर बाइंडिंग हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, पर्सन क्या है, HIV पॉजिटिव है, अदरवाइज़ वो क्या है, HIV नेगेटिव है। ओके, तो ये मेथड यूज़ होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इसी के साथ क्या होगा, यहाँ फिर हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं। इन अदर टेस्ट, फ्लोरोसेंट लेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किट्स आर अवेलेबल। ठीक है, जो ये किट्स होती हैं वो बहुत रैपिडली टेस्ट करके बताती हैं। ठीक है, फॉर रैपिडली एंड स्पेसिफिकली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीजन इन ब्लड एंड अदर सेल। ठीक है, जो हमारा फ्लोरोसेंट लेबल एंटीबॉडी टेस्ट होता है या एंटीजन टेस्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कैसे होता है। ओके, अदरवाइज़ में क्या होता है मैं थोड़ा बता देती हूँ फिलहाल भी। ये हमारी स्लाइड होती है, इस पर हम एंटीजन लेते हैं। ठीक है, फिर एक एंटीबॉडी ऐड कराते हैं, फिर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कराते हैं जो कैसे होती है, फ्लोरेसेंस से लेबल्ड होती है। तो हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली किस जगह पे जा कर के बाइंडिंग हुई है। देन HIV न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिटेक्ट इन डिफरेंट सेल, यहाँ पे सेल्स होगा, एंड टिश्यूज़। ओके, जो HIV न्यूक्लिक एसिड होती है वो बहुत सारी सेल्स और न्यूक्लिक एसिड से क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कमर्शियली अवेलेबल एंजाइम होता है कोएगुलेटेड न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स, ये भी आते हैं, उनका यूज़ करके भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। बहुत सारी कमर्शियल किट्स भी अवेलेबल हैं जो जिससे हम जल्दी से टेस्ट करके बता सकें, ठीक है, जिससे हम प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीबॉडीज़ इन सीरम कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी HIV की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है सीरम में। और न्यूली डेवलप्ड ओरल टेस्ट भी हैं फॉर डिटेक्टिंग HIV एंटीबॉडीज़ इन अ शॉर्ट टाइम। देन ट्रीटमेंट आ जाता है इसका। ट्रीटमेंट है सेवरल ड्रग हैव बीन आइडेंटिफाइड, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं दैट डिले सिम्टम्स ऑफ एड्स, जो क्या दिखा रहे हैं, जो क्या कर रही हैं HIV के एड्स के सिम्टम्स को क्या कर देती है, डिले कर सकती है। कैन सिग्निफिकेंटली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद HIV, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, लाइफ बढ़ा सकती हैं उस पर्सन की जिनको क्या हुआ है, HIV हुआ है। लेकिन अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई भी अवेलेबल नहीं है जिससे हम बिल्कुल ठीक कर सकें किसी HIV पर्सन को। अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। हम बस क्या कर सकते हैं, एक HIV पॉजिटिव पर्सन की लाइफ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट उसको पूरी तरीके से ठीक कभी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो इफेक्टिव HIV ड्रग्स होती हैं फेल इनटू 4 कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज में मतलब इनकी भी 4 कैटेगरीज हैं। पहली कौन सी है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, ठीक है। दूसरी है नॉन न्यूक्लियोइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। फिर है हमारी प्रोटीएज इनहिबिटर, देन है फ्यूज़न इनहिबिटर। ओके, जो मेजर पार्ट है थेरेपी का एड्स की वो क्या है, टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़, ठीक है। सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि जो सेकेंड डिजीज़ हो रही है, मतलब कैसी कि सपोज़ किसी एक पर्सन को क्या हो गया है, एड्स हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने भी बताया था ना कि ये क्या करेगा, इम्यूनिटी को डाउन कर देगा हमारी। तो इसकी वजह से जो भी और इन्फेक्टिव एजेंट होंगे, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंजाई, ये क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या ड्रग्स बनाई गई हैं, इनको ट्रीट करने के लिए बनाई गई हैं, बट HIV को कम बनाई गई हैं, ठीक है। उनको ट्रीट करता है मोस्टली, मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज उनको ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ, एन इंटेंसिव इफेक्ट इज़ अंडर वे टू डेवलप अदर एंटीवायरल एजेंट। और एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हम अदर एंटीवायरल एजेंट कर सकें जो माइट भी इफेक्टिव हों, किसके लिए, HIV के लिए। और बहुत सारे क्या हो गए हैं, वैक्सीन्स भी बनाए जा रहे हैं एड्स के लिए, बट अभी तक कोई भी करंटली अवेलेबल नहीं है। करंटली नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर एड्स। अदरवाइज अप्रोचेस बहुत सारी बनाई जा रही हैं, रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल वेक्टर जिसमें हमने लिया है वो, DNA वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन, सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड, सभी अप्रोचेस लगाई गई हैं, होल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। बट अभी तक जो सक्सेसफुल रिजल्ट है वो किसी का नहीं आया है, हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स में रन कर रही हैं अभी भी हैं। ओके, और इसी के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट एड्स से मैंने आपको जब वीडियो शुरू किया था तभी बताया था कि क्या होता है कि 1 दिसंबर जो होता है हर एक साल एज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे क्या हो, लोग अवेयर हों अबाउट एड्स, और क्या ऐसे हम जो जिससे भी उसका ट्रांसमिशन होता है वो काम ना करें। अब मैं यहाँ पर इसका कोई इमेज नहीं बनाई है और नई स्लाइड बनाई है, मैं साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि किन रीज़न से एड्स नहीं फैलता है। कई लोग सोचते हैं कि जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो की वजह से क्या हो सकता है, एड्स फैल सकता है, बट मॉस्किटोज़ की वजह से एड्स नहीं फैलता है। ओके, इसी के साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, सपोज़ एक पर्सन क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, और वो क्या है, HIV इन्फेक्टेड है। अगर आप उसी की प्लेट से खाना खा रहे हैं तो इससे भी एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो इससे भी एड्स नहीं फैलता है। एक HIV संक्रमित इंसान के साथ सोने से भी एड्स नहीं फैलता है। ओके, बस सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, उनका जो ब्लड है या उनके जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनके कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, एड्स फैल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप एक HIV पर्सन के कांटेक्ट में रहते हैं सिर्फ, उससे एड्स नहीं फैलता है। तो जो लोग ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं उनको उनकी लाइफ में उनको पॉजिटिव फील कराइए, उनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए। ओके, और ध्यान रखिए उनका और अपना भी।
ओके, तो इससे हम इस जो डिज़ीज़ है उसको पूरी तरीके से रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप और वीडियो चाहते हैं ऐसे ही तो मुझे उनके बारे में बताइए, मैं वो भी जल्दी आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।